हेलो दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम। मैं निखिल सबलानिया आज 14 फरवरी 2025 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, इस समय दो डेवलपमेंट्स दुनिया में हो रही है, और ये जो दो नई डेवलपमेंट्स या कहीं जो दो रास्तों पे जो दुनिया जा रही है, ये हमने दो डेवलपमेंट देखी। एक एलन मस्क की अरब देशों के साथ, एक हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं हाल ही में फ्रांस गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धि, हालांकि बुद्धि नहीं है, मशीनों, कृत्रिम मतलब मशीनों का स्वचालन, ऑटोमेटिक, उसका शिखर वार्ता सम्मेलन हुआ। दूसरा अब वो गए अमेरिका के अंदर। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि अमेरिका के अंदर जाने के बाद जो वहाँ की इंटेलिजेंस डायरेक्टर है, जो जस्ट उनके जाने से पहले शपथ लेती है, भारतीय मूल की थी, और उनकी सबसे पहली वार्ता मोदी जी की उनसे ही कराई जाती है। खैर, मैं आज अब इस विषय पे आता हूँ, और मैं ये 2-3 दिन से बनाना चाह रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी समय से इस बात पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने एआई के ऊपर, मैं आता हूँ इस पे कि मैं किस पे रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने एआई पे काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, पहले तो आप वो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखते तो आप अपने आप को, ये जो आज एक नई साइंटिफिक और एआई की जो हवा उड़ रहा है, अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, और आप असल में उसके शिकार बनेंगे। अब मैं आता हूँ कि ये जो आज का मुद्दा है उस पर, कि जो आज का मुद्दा है, ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है एआई से कौन सी नौकरियां जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि उठ रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो एआई है वो क्या है। दूसरा, एआई से इंसान में क्या परिवर्तन होगा। तीसरा, क्या इसकी हमें जरूरत है या नहीं है। चौथा, इससे हमारे पर्यावरण और हमारी सृष्टि पर, हमारी पृथ्वी पर क्या फर्क पड़ेगा। पांचवा, कि इससे जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी। छठा, कि इससे पहले जो तकनीकी चीजें आई उससे इंसानों का फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, आप ना, सबसे पहले तो जो लोग सिर्फ इसको, मैंने ये इतनी सारी चीजें क्यों बताई है, और ये जो लिस्ट है ना, ये लंबी चलती चली जाएगी, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का दर्शन कर रहा हूँ। दर्शन मतलब उसको पढ़ रहा हूँ। उसको 15 साल पहले मैंने डॉक्टर अंबेडकर जी की थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रुपी से पढ़ना शुरू किया। आप सोच सकते हैं, मैं, मतलब एक जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं उनका काम होता है रोज वही चीजें पढ़ना और वही चीजें बताना, लेकिन मैं 15 साल से अर्थव्यवस्था के एक एक पहलू को समझ रहा हूँ, उसके एक एक पहलू को गंभीरता से देख रहा हूँ। और पिछले लगभग सवा दो या 2.5 साल से मैंने, और जो अम, अर्थशास्त्री हुए, वो अर्थशास्त्री हुए जो कि इस आधुनिक विज्ञान और आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के जनक कहे जाएंगे। जनक इसलिए क्योंकि वो, उसके जनक नहीं मैं कहूँगा, बल्कि उसको आगे बढ़ाने वाले। तो मैं उनको कहूँगा उसका ठहलुआ। ठहलुआ होता है, मैं बता देता हूँ, मैं राजस्थान से, हमारे मतलब पूर्वज राजस्थान से है। तो ठहलुआ होता है कि जो आवाज़ लगाता है कि फला फला शादी है, फला फला कोई मर गया, फला, मतलब आवाज़ लगाने वाला हूटर। हूटर जो है ना, तो उसके ठहलुआ है ये। तो अब बात ये है कि ये जो पुराने लोग थे, मतलब आज से 300 साल पहले, और या 500, जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, लगभग लगभग 500 साल पहले ब्रिटेन से शुरू हुई इसकी शुरुआत। और फिर धीरे धीरे इसका विकास होता गया, और धीरे धीरे जो है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि उसी कारण से क्या हुआ, औद्योगिक, पहले छोटा सा संक्षिप्त में, बाकी मैंने लगभग हर वीडियो में इसका थोड़ा थोड़ा विवरण देता हूँ। और अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरी पुस्तकें ले सकते हैं। यहाँ पर ही पुस्तकों की जब मैं बात करता हूँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, और सब युवाओं को, कल मैंने एक लड़के को ब्लॉक किया फेसबुक पे। उसने मुझे कुछ इस तरह का जवाब दिया कि आप तो पुस्तकें बेचते हो, क्या जानो राजनीति फील्ड वर्क, ये वो। अरे भाई, ये जो सोच किसी की भी है, उसकी हो या किसी की हो, सबसे पहले तो देखिए, जो आपसे वरिष्ठ है उसका आदर करना सीखो, बदतमीजी नहीं। दूसरी बात, कि ये जो पुस्तकें हैं ना, कोई इंसान पुस्तकें ऐसे ही नहीं लिखता। वो फील्ड वर्क भी करता है, वो फील्ड में जाता है, उसका जो जीवन का अनुभव होता है वो उसका फील्ड वर्क ही होता है। आप जब किसी पार्टी की तरफ से फील्ड वर्क में जा रहे हो, तो इसका मतलब आप दिमाग बंद करके एक
एक तरफ देख कर जाते हो, लेकिन जब इंसान किसी भी गुट से नहीं जुड़ा होता तो वो दिमाग खोल के पूरी दुनिया को स्टडी कर रहा होता है। और ये फील्ड में जाके तो भाई खेलना कूदना आसान होता है, जब घंटों घंटों बैठ के किताबें पढ़नी पड़ती है, आंख लगानी पड़ती है, घंटों घंटों बैठ के पहले तो आप इंग्लिश सीखो कई साल तक, उसके बाद इंग्लिश की किताबें पढ़ो, क्योंकि किताबें जो बाहर का ज्ञान है वो सारा इंग्लिश में है। तो पता लगेगा कि आपको जब इंग्लिश के लाखों वर्ड्स समझने हो, वहां तक पहुंचना, उसके अलावा किताबें पढ़ना, किताबें लिखना, ये बौद्धिक फील्ड है। ये बौद्धिक फील्ड है। और जो किताबें बेचना है, ये किताबें बेचना कोई व्यापार नहीं है। ये किताबें बेचना है लोगों को प्रबुद्ध बनाना, ये मिशन है, मानवता का मिशन है। इस बात को लोग समझिए। बहुत से जो बुद्धिवादी लोग हैं वो किसी पब्लिशर के थ्रू नहीं जाके अपना पब्लिकेशन करते हैं, डायरेक्ट सेल करते हैं, क्योंकि उसमें उनको थोड़ा अच्छा पैसा मिलता है। अन्यथा क्या होगा, और फ्रीडम मिलती है। सबसे बड़ी बात, पैसे के अलावा इंपॉर्टेंट होती है फ्रीडम। मैं जो बात कहना चाहता हूँ अपनी बात कहता हूँ, साफ कहता हूँ। बहुत सारे प्रकाशन, असल में जो प्रकाशन के थ्रू जाते हैं तो उनके ऊपर दबाव होता है, क्योंकि उनके इतने खर्चे होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि आप कई चीज़ें लिखो। तो इस बात को आप समझिए। ये हमारे देश में ना प्रॉब्लम है कि हम ना हर एक को एक नज़रिए से देखते हैं। तो हम किसी को भी एक नज़रिए से ना देखें, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। अब मैं आता हूँ कि सबसे पहले सवाल कि कौन सी नौकरियां पहले जाएंगी। तो मैंने जैसे शुरू किया कि जो दो डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट कल ही की है, कल और परसों। यहाँ पर मैं तीन लोगों का आपको उदाहरण दूंगा, क्योंकि एक तो अध्ययन हो गया, एक बात यह है कि जो मैं बात कह रहा हूँ उसकी रेलिवेंस, उसकी महत्वता क्या मौजूदा स्थिति में है, क्या मौजूदा स्थिति में हमें कोई ऐसा तथ्य मिलता है कि हम ये बोल सकें कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ उसका तथ्य, तथ्य क्या होता है, उस पर टिका होती है वो चीज़, कि जो मैं कह रहा हूँ क्या सही में उन पहियों पर टिका है, ये पहिए क्या उनको उसी दिशा में लेके जाएंगे कि जो दिशा में मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो उस पर मैं आता हूँ। तो तीन उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक उदाहरण हमारे मोदी जी के भाषण का, जो उन्होंने फ्रांस में दिया। उन्होंने गवर्नेंस, एआई का गवर्नेंस में मतलब सरकार चलाने के अंदर इसके बारे में बोला। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने जो अपनी भाषण की शुरुआत करी तो सीधा स्टीम इंजन से किया। अब उनको पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने जो बदलाव लेकर आए थे पूरी दुनिया में, उसके पीछे स्टीम इंजन एक बहुत बड़ा कारण था। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन खाली रेलगाड़ी नहीं, स्टीम इंजन मतलब इंजन। इंजन क्या है कि आप जो काम हाथ से करते थे, अब वो काम आपने ऐसा मशीन बना दी कि वो अपने आप चलेगी, तो इंजन उसको रन करेगा। अभी तो हमारे यहाँ पर लोगों को समझ नहीं आता कि इंजन की जब बात करिए तो वो रेल का इंजन, लेकिन इंजन मतलब वो चीज, चक्रियां अपने आप घूमेंगी और चक्रियों के द्वारा एक आर्म लगी होगी, जो कि आर्म वो उसको आप कहीं भी इस्तेमाल करो। उससे बेसिकली उनका जो मकसद था वो था मूवमेंट को इंसानों के हाथों से, जो मेहनत इंसान करते हैं, दो तरह से छीना। एक तो ऐसे छीना कि औजार को मशीनों में कन्वर्ट कर देते हैं, वैसे छीना। दूसरा, अब जो औजार चलाने की जो पावर थी, क्योंकि कन्वर्ट तो आपने मशीन में कर दिया, लेकिन उसको चलाने की पावर, वो चलाने की पावर वो ले गए इंजन पे। और सबसे पहले उसको जो चलाने के लिए इंजन में क्या होता है, भप 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 एक धक्का जो चाहिए होता है, वो जो पावर है उसको धकेलने की पावर, वो पावर उन्होंने भाप से बनाई। ठीक है। तो इन महाशय ने, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने शुरुआत में ही अपने भाषण में कह दिया कि एक स्टीम इंजन बना था, फिर फर्दर डेवलपमेंट हुई, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग क्या करना जा रहे हैं। इसके बाद तीसरा जो मैं तथ्य रखता हूँ, वो तथ्य रखता हूँ एलन मस्क का, जो वार्ता हुई है कल, उसके अंदर लाइव वार्ता में। मैंने पूरी वार्ता नहीं सुनी, लेकिन जो अंश था मेरे लिए समझने में काफ़ी था। हालांकि मैं पूरी वार्ता आज या कल सुनूंगा, लेकिन मैं समझ गया क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ। अब समझ में आया कि जो लोग कहते हैं कि भैया राजनीति की फील्ड में आप, बौद्धिक फील्ड जो है ना, ये बौद्धिक फील्ड में उतरना सीखो। मैं उन सब लोगों से कहता हूँ जो राजनीति में आ रहे हैं, बौद्धिक फील्ड, ये भी एक फील्ड है, इसमें उतरना सीखो। तो एलन मस्क ने क्या बोला, एलन मस्क ने भी वही बात बोली जो मोदी जी दोहरा रहे थे, वही जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट दोहरा रहा था। बात क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इसको लेके आने की। और मस्क तो सीधा सीधा कह रहा है, मस्क कह रहा है कि भैया
आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कम हो जाएंगे। आपके 450 डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, उनको मतलब 450 डिपार्टमेंट में लोग हैं, उनके लिए आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। देखिए अब मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि वो कह रहा है कि भैया आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, आपके 400 डिपार्टमेंट हैं, उसमें आपको लोग रखने पड़ेंगे, उनके पेंशन बेनिफिट देने पड़ेंगे, सो एंड सो एंड सो। ठीक है, मैंने आपको 3 तथ्य रख दिए अपनी बात को साबित करने के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से है। तो ये क्लियर होगा कि ये चीज़ें मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से है। तो सरकारी जॉब्स जाएंगी, इसका अब हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। कंप्यूटर आने के बाद क्या हुआ? कंप्यूटर आने से पहले हर काम हाथ से होता था। जब कंप्यूटर आया तो इन्होंने कहा एफिशिएंसी बढ़ेगी, इन्होंने कहा खर्चे कम होंगे, इन्होंने कहा रोजगार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हर जगह पर हम देख रहे हैं एफिशिएंसी कोई नहीं बढ़ रही। इसका मैं उदाहरण पे आता हूँ। सबसे पहले एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी क्या है? कि काम को करने की योग्यता या कार्य क्षमता। देखिए, आपने कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप करो, आपको चेक तो करना ही पड़ता है। तो एफिशिएंसी कंप्यूटर की नहीं, एफिशिएंसी तो इंसान की हो गई। दूसरा, आप अगर एफिशिएंसी का दायरा क्या है? क्या एफिशिएंसी का दायरा सिर्फ काम को सही करना है या काम को जल्दी करना है? आप पहले क्या करते थे इंसान? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब इंसान एक टाइपिस्ट बनता था तो वो खाली टाइपिस्ट नहीं बनता था, वो पूरी इंग्लिश की नॉलेज लेके आता था। उसके बाद वो कई साल लगा के टाइपिंग सीखता था, साथ में कुछ लोग स्टेनो सीख लेते थे। लेकिन अब क्या है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर से है ना। तो क्या होता था, पहले इंसान जब परिपक्व होकर बैठता था तो जब वो टाइप करता था तो उसकी कोई मिस्टेक ही नहीं होती थी। दूसरा, उसकी टाइपिंग वैसे ही फास्ट होती थी। ठीक है, एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, इस चीज़ को समझिए। अब क्या है, ना उसको ढंग से इंग्लिश आती है, ना उसको टाइपिंग आती है। वो यूं यूं टक टक करके करेगा, या अब मुंह से बोलेगा। मुंह से बोलने के लिए तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए ना। तो एफिशिएंसी में एक फैक्टर ये भी है कि उसकी एक्सपेंडिचर क्या है। एफिशिएंसी का जो एक्सपेंडिचर था वो तो नहीं बदला ना। मैं सिर्फ योग्यता में, बाकी एक्सपेंडिचर में बात बाद में आता हूँ। तो उसको बोलने के लिए भी उसको एक अपना मुंह, और मुंह के लिए इंग्लिश तो चाहिए ना। तो उसको पूरी योग्यता तो आपको पूरी, तो वहां पे एफिशिएंसी पे वो योग्यता तो आपको चाहिए। कुछ योग्यता है आप हटाना चाहते हो और उससे कहते हो आप स्टाफ हटेगा। तो भैया अगर वो पहले का आदमी पूरा परिपक्व बैठ के टाइप करता था तो वो गलतियां नहीं करता था। अब अपरिपक्व होके गलतियां करेंगे, गलतियां करते हैं और बार बार चेक करते हैं। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। डिजिटल कैमरा है, आपने देखा होगा आजकल फोटोग्राफर कैमरा कैमरा खींचते हैं और उसके बाद यूं करके देखते रहते हैं। पहले फिल्म कैमरा होता था जिसमें आप कैमरा खोल ही नहीं सकते थे। तो कैमरामैन पूरा तैयार होकर, पूरा परिपक्व होकर फील्ड में जाता था, और जब फोटो खींचता था उसे पता है कि मैं सही खींच रहा हूँ, क्योंकि उसे पता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं सही ना खींचूं। लेकिन अब वो खींच के बार बार देखते हैं। तो इसमें टाइम नहीं वेस्ट हुआ, इसमें एफिशिएंसी नहीं गई, इसमें रिसोर्सेस नहीं गए, इसके अंदर एनर्जी का वेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि वो जो डिजिटल कैमरा है, एक तो वो महंगा है, दूसरा उसके अंदर जो पावर लग रही है वो वेस्ट हो रही है, तो एनर्जी और हीट जनरेट हो रही है। पहले का मैकेनिकल कैमरा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी होता, हमें फ्लैश में जरूरत होती थी, कैमरा में जरूरत नहीं होती। तो ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, और आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। टाइम बचता है क्या? अब देखिए, हमने देखा है कि इसमें कोई टाइम नहीं बचता। आप जाते हैं, आप देखते हैं कई जगह पे सर्वर ही डाउन है, वेबसाइटें नहीं चल रही है, बिजली नहीं आ रही है। तो सरकारी संस्थाओं के जो काम नॉर्मल रजिस्टर में हो रहे थे, वो सारे काम जो है ना, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो टाइम कंज्यूमिंग है, तो बल्कि उल्टा जाके आपको घंटों घंटों, कई बार कई जगहों पे लोग लाइन में खड़े रहते हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा भी लाइन में मत खड़े रहो, हर चीज़ अपने आप होगी, उसमें भी प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम है, आप जाके देखो गवर्नमेंट की आज की डेट में कितनी वेबसाइट्स है जो ढंग से काम करती है। एक जो इनका पोर्टल है, वो पोर्टल आप देखो, ये वाला गवर्नमेंट जॉब का जो पोर्टल है, जिसमें आप वो क्या कहते हैं, रोजगार का कुछ ऐसा जो पोर्टल है, मतलब कई पोर्टल्स हैं, मैं एक पोर्टल नहीं है। आप सबसे बड़ा उदाहरण एसबीआई का देख लो। 2 ऐप एसबीआई ने लॉन्च करी, देश का सबसे बड़ा बैंक। एक ऐप उन्होंने बंद कर दी। फिर एक उनकी ऐप आज तक ढंग से चल नहीं पाई, उनका भीम ऐप वो ढंग से नहीं चलता। तो यहाँ पर क्या अब चल क्यों नहीं रहा? क्योंकि भैया वो सिस्टम हमारे नहीं है।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो सिस्टम से टाइम कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है ना वो। पहले आदमी गया, खिड़की पे गया, वहां पर एक आदमी था, वो देख के जानता पहचानता कुछ होता था, समझता था, काम को कर देगा। यहाँ मशीनें काम को ब्लॉक कर देती हैं। इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ, कार्स की जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है ऑटोमेटिक सिस्टम में, उसमें कई जगह पे कार की रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रही। हर चीज़ है, हर चीज़ लीगल है हाथ में, पर वो उनके डाटा में नहीं आ रहा। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ISBN जो बुक्स, क्योंकि हम बुक्स से डील करते हैं, बुक्स की वेबसाइट थी पुरानी, इन्होंने वेबसाइट बदल दी, हमारा पूरा डाटा इनको पता ही नहीं। हमने इनको मेल करी, भैया हमारा पुराना डाटा कहाँ है? कहते हैं अब वेबसाइट नई तरह से बनी है, अब आप दोबारा लॉगिन करो। तो हमारा पुराना डाटा कहाँ है? चलो पुराना डाटा मिल भी गया, लेकिन हम उसमें लॉगिन नहीं कर सकते। अब आप नया यूज़र बनाओ, नया यूज़र अगर बनाने जा रहे हैं, सेम चीज़ इन्होंने उसको वो कर दिया है कि कई चीज़ें डाल दी है। वो चीज़ें डालने के बाद भी बार बार वो अपने आप कह रहे हैं कि भैया अभी हम आपका अप्रूव नहीं कर रहे, इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, इसमें वो प्रॉब्लम आ गई। तो ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सिस्टम काम होने नहीं दे रहे हैं। इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो गवर्नेंस की बात है ना, अब ये जो मस्क कह रहा है, या मोदी जी कह रहे हैं, या अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है, ये क्या सिर्फ ये कहना कि हम सिर्फ लोगों को निकालना चाहते हैं या बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी? क्या बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी तो जो कंप्यूटर के सिस्टम हैं, क्या इनके लिए और चीज़ें नहीं बनेंगी? डाटा सेंटर बनेंगे। डाटा सेंटर, एक डाटा सेंटर, मैंने पहले ही बताया, चिली के अंदर एक डाटा सेंटर पे रोक लगा दी है बनने पे, उसके मैन कंस्ट्रक्शन पे। एक वो डाटा सेंटर बनता तो 1 सेकंड में 160 लीटर पानी पीता है। वहां पर और डाटा सेंटर्स बने और उसकी वजह से वहां की जो जमीन का पानी खत्म हो गया। इसमें पानी की बहुत बड़ी खपत है। जो आपके जो ये माइक्रो चिप्स जो बन रहे हैं, इनमें पानी की खपत है। और इतनी डाटा सेंटर में जो पानी इस्तेमाल होता है, और ये BBC की रिपोर्ट से बता रहा हूँ आपको, वो पानी आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। धरती पर कुछ प्रतिशत पानी है जो इंसान का पीने लायक पानी है। वो पानी अगर इन डाटा सेंटर्स की वजह से खत्म होगा, ये आप खर्चा खर्चा क्या, ये तो अपना ही विनाश करने वाली चीज है। इसको आप नहीं देख रहे। आप ये देखिए कि आप ये कहते हैं कि भैया अगर हम नॉर्मल सिस्टम में जाएंगे, इंसानों से काम ज़्यादा करेंगे, इंसान अगर बिल्डिंग बनाते हैं उनके रहने के लिए, तो इन सिस्टम्स को रखने के लिए आपको बिल्डिंग चाहिए। अब इन सिस्टम्स की वजह से हमें अपनी बिल्डिंग्स चेंज करनी पड़ रही है, बंद बंद बिल्डिंगें बनानी पड़ रही है। जबकि आप खुली खुली बिल्डिंग बनाए, उसमें रोशनी भी आती है और हवा भी आती है। सारे बंद दड़बे बना रहे हैं, अब बंद दड़बों में और पावर लगा रहे हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए पावर चाहिए, पावर के लिए कोल चाहिए। तो हमने तो हवा महल का जो कॉन्सेप्ट रखा है उसको ऐसे ही नहीं रखा। हम, वो हमारा डेवलपमेंट थी। हमने समझा था कि हम इस तरह से खिड़कियाँ बनाए कि वहाँ से हवा छन छन के आए और रोशनी भी छन छन के आए। तो हमने तो बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप किया था। लेकिन अब हम, मतलब हमने अपनी चीज़ें तो हम मानते नहीं है ना, हमें डिग्निटी खत्म हो गई गुलाम रहने के कारण। ये समस्या है कि वहाँ जो वेस्ट जो कर रहा है वो सही है, वेस्ट के दुष्परिणाम हम नहीं देखते। छोटा सा मैं एक बताता हूँ, जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर आया, वहां पर मृत्यु दर बच्चों की बहुत बढ़ गई, खूब बच्चे मरने पड़े, परिवार टूटने लगे। लाखों की तादाद में ये यूरोप से लोग निकल निकल के अमेरिका न्यूजीलैंड गए, क्योंकि वहां पर रोजगार खत्म हो गए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। अब आते हैं कंप्यूटर पे। अब एक और एफिशिएंसी की बात करते हो, अगर इन्होंने कहा कि कंप्यूटर से एफिशिएंसी बढ़ी, तो आप देख लो रेलवे के अंदर ये बोलते थे कि अगर ये सब सिस्टम आ जाएंगे, कंप्यूटर सिस्टम हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, वहां पर कोई धांधलीबाजी नहीं होगी। वो तो आज भी हो रही है। आप सिनेमा के अंदर डिजिटल लेकर आए, कंप्यूटराइज सिस्टम लेके आए, सिनेमा ही खत्म हो गया। सिनेमा का धंधा ही खत्म कर दिया आपने बिल्कुल। म्यूजिक इंडस्ट्री खत्म हो गई। आज कितने लोग जाएंगे जो जाके वाद्य यंत्र बजाएंगे? एक गाने की रिकॉर्डिंग में 150-200 लोग बैठते थे। आज वो बैठ के एक वो इलेक्ट्रिकल उसको उठाते हैं जो जापान में बनता है और पूरा म्यूजिक तैयार कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है इसके लिए? आप क्या कर रहे हो? आप उनके हिसाब से चल रहे हो। तो अब ये एफिशिएंसी पे और आते हैं कि मैंने रेलवे का एग्जांपल दिया। स्कूल्स के अंदर क्या हमारी एजुकेशन बढ़ गई? हमारे स्कूल में सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है हम कंप्यूटर पे ले गए, उससे क्या हमारी एफिशिएंसी बढ़ी या उससे क्या फायदा क्या हुआ? उससे हमारा उल्टा खर्चा बढ़ा है, हमारा खर्चा घटा नहीं है। हमने वहां का देखकर वो एक पंचिंग सिस्टम, अरे वो तो जानवरों का सिस्टम है कि सुबह चाबुक मारोगे जानवर को और शाम को चाबुक मार के, जैसे गडरिया आता है। अब गडरिया भी भारत का नहीं मारता चाबुक,
वो भी बस दरवाजा खोलता है, फाटक खोलता है, उसके पशु गए चरने, और ये वो सिस्टम है, पंचिंग सिस्टम। ये हमने सब जगह लेकर आ गए। आदमी थका हारा मेंटली होता है, अगर 10 के 11 बजे भी जा रहा था तो भैया वो जाकर वहां पर अपना फुल 100% दे रहा था। आप कह रहे हो टाइम 100% दो, टाइम से थोड़ी ना एफिशिएंसी नापते हैं। उसके लिए आप उसके साथ इनह्यूमन बिहेव कर रहे हो। अमेरिका का देख, अमेरिका गुलामों के ऊपर खड़ा हुआ है, और जो उसके नए सिस्टम है वो सब गुलाम बनाने वाला है। यूरोप तो नहीं मान रहा अमेरिका की बातें, और ये यूरोप में कल मुद्दा बन गया है बहुत बड़ा, कि भैया अमेरिका कैसे कह रहा है कि हम जो है ना यूरोप के बातों को, यूरोप के लॉस के ऊपर अमेरिका ने, वाइस प्रेसिडेंट ने उंगली उठाई तो यूरोप तो अड़ गया, भाई हम तो अपने हिसाब से करेंगे। है हालांकि वो लोग है भी, लेकिन वो अपने हिसाब से करते हैं क्योंकि वो अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। ये बाहर गए हुए हैं, ये अभी कुछ 500 साल पहले बाहर गए हैं, और ये सब जो बाहर गए हैं ये वहां से बेघर होके गए। उसके बाद वहां के सारे पूंजीपति वहां आ गए, और यहाँ से उन जो बेघर होके गए थे ना, बेरोजगार होके गए थे, बेकार होके गए थे, बेरोजगार नहीं बेकार होके, इंडस्ट्री आपको बेकार बनाती है। बेरोजगार तो छोटी बात है, बेरोजगार का मतलब रोजगार करने लायक हो लेकिन रोजगार नहीं है, लेकिन बेकार मतलब रोजगार करने लायक, मतलब काम करने लायक ही नहीं छोड़ते। तो इंडस्ट्री आपको, ऑटोमेशन सिस्टम, एआई आपको काम करने लायक ही नहीं बनाएगी। तो एजुकेशन के अंदर हम देखते हैं, एजुकेशन के अंदर भी जो है ये, मतलब कोई हमारे को कुछ बड़ा नहीं है इसके अंदर। हमने ये ऑटोमेटेड सिस्टम लगा दिया यहाँ पर टोल्स पे, टोल्स पे ऑटोमेटेड सिस्टम कहते हैं लाइन नहीं लगेगी, फिर भी हमारी लाइन भी लग जाती है। दूसरा ये कि कैश आप क्यों ख़त्म करना चाहते हो, लोगों के, कई लोगों के पैसे कट जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। आप इतना रोड्स बना के लोगों को इतना व्हीकल दे ही क्यों रहे हो, पहला प्रश्न तो ये है। आपने पहले रोड बनाए, व्हीकल बनाए, ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया, अब कह रहे हो हम हवाई टैक्सी शुरू करेंगे। तो ये काम आपको तो पहले करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। लोगों की मूवमेंट के हिसाब से आपने शहर ही नहीं बसाए। अगर शहर बसाया है तो उसका, शहर के अंदर, अब जैसे दिल्ली के अंदर उन्होंने क्या किया, दिल्ली की जगह छोड़ के बाहर जाके बसा दिया, गुड़गांव बसा दिया, वहाँ बसा दिया, लोग हैं ये काम करने वाले। तो फालतू की मूवमेंट नहीं है, तो आपकी कोई दूरदर्शिता नहीं है। अब देखिए, बेरोजगारी जो सबसे पहले जाएगी, क्योंकि गवर्नेंस गवर्नेंस कर रहे हैं, तो जाएगी सरकारी नौकरियों के अंदर। सरकारी नौकरियां एकदम खत्म हो जाएगी, एकदम मतलब 99% खत्म हो जाएगी। मैं इस पे मतलब, मैं इस पे बहुत कुछ बोल सकता हूँ। आप जैसे मान लीजिए आपके सेक्रेटरी होते थे, या आप उसको कुछ बोलते थे, वो टाइप डिक्टेशन करते थे, टाइप करते थे, या उसमें थे, अब वो कहेंगे, स्टैनो थे, वो कहेंगे भैया हम तो आपको एक गैजेट दे रहे हैं। अब ये गैजेट लेगा ना इंसान, चाहे वो अफसर लेवल का, वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर और सिरदर्दी आ जाएगी। अब उसे फिर बोलना ही नहीं है, अब उसे वो गैजेट में बोलना है, और उसको जो फीडबैक मिलता है दूसरे इंसान से वो गैजेट से मिलेगा। लेकिन इन गैजेट्स का खर्चा नहीं है क्या, इन गैजेट के लिए आप अलग इंडस्ट्री, इन गैजेट्स के लिए अलग निर्माण, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पॉपुलेशन बढ़ जाती है टेक्नोलॉजी से। क्योंकि जो काम सिंपल दो लोग मिलकर कर रहे थे, अब आपने उसके लिए एक ऐसा डिवाइस, मशीन, मशीन के लिए सॉफ्टवेयर, अलग सिस्टम बना के, और उसको आपने पेश करना चाहते हो। ये हमें जो चीज़ें सस्ती मिल रही है ना, इसका मैं कारण बताता हूँ कि हमें बहुत सारी जो सर्विसेज है अमेरिका से सस्ती मिल रही है, क्योंकि इन लोगों ने, अमेरिका की गवर्नमेंट ने इनको आगे बढ़ाने के लिए ये लॉ लेकर आए कि हम इन पर टैक्स रिबेट देंगे, कर में छूट देंगे। अभी ये कर में उनको छूट दे रहे हैं, उनमें उनको अमेरिका में टेक कंपनीज को कर में इसलिए छूट दे रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में ये सिस्टम आ जाए। जब पूरी दुनिया का सिस्टम इनकी गिरफ्त में आ जाएगा, फिर ये जो टैक्स लगाएंगे गवर्नमेंट वहाँ की, और वो टैक्स कहीं से नहीं, वो दूसरी दुनिया से ही आएगा। अब जैसे हमारे यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया आप इतने घंटे काम करो, एक कंपनी के जो सीईओ हैं, जिनकी 52 या 58 करोड़ पे सैलरी है, असल में प्रॉब्लम ये है कि उनको लोगों को छटनी करना है। तो गवर्नमेंट नौकरी के बाद ये जो सेकंड नौकरियां जाएंगी, ये जाएंगी किसकी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चले जाएंगे, सिर्फ उतने रह जाएंगे जो कि एक माहिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा बस, सारे सॉफ्टवेयर, क्योंकि एआई से सॉफ्टवेयर अपने आप बनेगा। एआई अपने आप बना सकता है। ये लोग अभी खुल के बता नहीं रहे, ये एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा बड़ी भयानक विपदा है। सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वाइट कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर मतलब जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बहुत से लोग हमारे यहाँ पे अकाउंटेंसी लेते हैं, अकाउंटेंसी सब खत्म।
टीचर्स की जॉब्स खत्म, रॉबोट हमारे देश ने तो बहुत आगे जाके काम किया है, रॉबोट का लेकर आ गए। असम के अंदर बीजेपी ने रॉबोट एक शिक्षक इंट्रोड्यूस करी है, हो सकता है वो प्राइवेट स्कूल में हो लेकिन गवर्नमेंट करेगी। शिक्षकों की नौकरियां खत्म। बैंकिंग के अंदर जहाँ 15 लोगों का 10 लोगों का स्टाफ होता था, 2 या 3 लोगों का रह गया है, वो सारी खत्म। हमारे यहाँ पे बहुत से लोग चौकीदार है, वो चौकीदारों के आगे रॉबर्ट्स आ जाएंगे, वो सब खत्म। कोई पैसा कुछ नहीं बचेगा, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बात है। यहाँ पे मुद्दा, अब बात मैं ये थोड़ा ख़त्म करूँगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। आप इस पर खुद रिसर्च करिए, शोध करिए और देखिए मुद्दा क्या है। मुद्दा है सिद्धांत का। उनका सिद्धांत क्या है, वहाँ के पूंजीपति चाहते हैं मनुष्यों के एक वर्ग को गुलाम बनाए जो मेहनत करते रहे। अब क्योंकि पिछले 70 सालों के अंदर प्रजातंत्र हर जगह विकसित हो गया, इंसान अपने अधिकारों की बात कर रहा है, वो जमीन की बात कर रहा है, वो हर चीज देख रहा है, सोच रहा है, तो उस इंसान को फिर खत्म करो। कैसे खत्म करो? मशीनीकरण पहले लेकर आए। मशीनीकरण किस समय आया? उस समय यूरोप के अंदर आया। मैं आपको बताया तो इंग्लैंड में उस समय आया कि इंग्लैंड में जब आम लोग राइट्स की बात कर रहे थे, जो वहाँ के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनसे जब विवाद उनके शुरू हो गए, इनकी पार्लियामेंट मैग्ना कार्टा आया। मैग्ना कार्टा मतलब एक ऐसा उसूल आया कि आप हर चीज़ को, एक्चुअली मैग्ना कार्टा क्या था, जो वहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वहाँ के जमींदार वगैरह जो लोग थे, उनका आम लोगों के साथ एक तरह का, और राजा और उनके और आम लोगों के बीच में एक गठबंधन था कि आप हमारी समस्याएं सुनोगे। अब समस्याएं सुनने का मतलब यह है, हल करना पड़ेगा उन रजवाड़ों को। रजवाड़ों की मौज मस्ती गई, लोगों को अधिकार देने पड़ेंगे। उन्होंने क्या किया, ये लोगों की जो क्षमता है, इन लोगों का जो हथियार है, पहले तो दो तरह से इन्होंने उनको, मतलब इनके हथियार क्या है, एक इनके औजार हैं, दूसरा ये जो तलवारें हैं, इनको कन्वर्ट करना शुरू करो। तो बंदूकें बनानी शुरू कर दी। तलवार के आगे बंदूक, ऑफ कोर्स बंदूक ज़्यादा अच्छे से मार करेगी। दूसरा इन्होंने क्या कर दिया, इंडस्ट्री बनानी शुरू कर दी, मशीन्स बनानी शुरू कर दी, बेकार कर दिया वहाँ की पॉपुलेशन को। और नया सिस्टम आ गया, अब तुम इस पे आओ। ये सिस्टम लेके पूरी दुनिया में फैलते गए 300 साल लग गए, 20वीं शताब्दी आ गई। लेकिन क्योंकि इंसान की कुदरत है ये, उसका उसको इनाम है कि वो प्रतिरोध करता है, उसको भगवान ने बुद्धि दी है, वो बुद्धि से हर चीज़ को समझता है। ये पूरी व्यवस्था के कारण पूरी दुनिया में विद्रोह हुआ, और इन गोर अंग्रेजों को, ब्रिटेन, इंग्लिश लोगों को, जर्मन लोगों को, फ्रेंच, डच जो भी थे, अपने देशों में जाना पड़ा। ठीक है, लेकिन हैं कौन ये लोग? अय्याशी से और एकदम मौज मस्ती करना चाहते हैं, विलासिता से जीना चाहते हैं। अब नया सिस्टम क्या है? नया सिस्टम इन्होंने सोचा, अपनी ही उन मशीन्स को आगे डेवलप करो, और इन्होंने बनाया कंप्यूटर और इंटरनेट, और वो इनका नया औजार है। अब जब प्रजातंत्र बाकी दुनिया में आ गया है, लोग अपने फायदे की बात कर रहे हैं, आम लोग की तरक्की हो रही है, लेकिन उनको क्योंकि काम नहीं करना है, उनको आलस करना है, तो उनकी समस्या ये है कि अब वो चाहते हैं कि भैया हमारा वो जो सिस्टम है उसको हम डेवलप करें, ताकि हमें बैठे बिठाए चीज़ें आती रहे, लाखों डॉलर्स आते रहे, करोड़ों डॉलर्स आते रहे, डॉलर्स के अंदर उसको कर दिया है। वो सिस्टम क्या है कि वो पैसा नहीं है, वो पूरे दुनिया को जो भी उसका रिसोर्सेज है उस पर आधिपत्य है। ठीक है, ये मैं, और मैं अब अगला वीडियो इस पे बनाने वाला हूँ, और वो जरूर देखेगा। वीडियो बहुत लंबा हो सकता था, मैंने नहीं किया क्योंकि समय इतना नहीं है। अगला वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो क्या है, वीडियो जिस पर 3 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, 2 हिंदी में और एक मैंने मिस्टर अमृतलाल रावल जी का इंटरव्यू लिया है। भारत, चीन, भारत, रूस, भारत, अमेरिका, भारत श्रीलंका, भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, जो ये जो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये जो हम किस उसमें फंसते जा रहे हैं, वो मैंने बनाए हैं। और अब मैं अगला छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा, वो जरूर देखिएगा। वो होगा, किसी ने मुझसे, मेरे एक मित्र के छोटे भाई हैं, जो कि मेरे भी छोटे भाई हैं, तो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, भैया बताओ आपकी क्या पसंद है, पुतिन या ट्रम्प? और मैंने उत्तर दिया पुतिन। तो पुतिन के ऊपर, रूस के साथ हमारे संबंध, हमें रूस के साथ जाना चाहिए, ये मेरा दृष्टिकोण है। उस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और आप जरूर देखिएगा। और हाँ, प्लीज़, ये वीडियो नहीं बनते ऐसे ही,
भाई पढ़ना पड़ता है, परिवार को भी देखना पड़ता है। हाँ, तो थोड़ा सा हम हमारी पुस्तक के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। हमारी वेबसाइट है nspmart.com। मैं आपको बता दूं, हमारी वेबसाइट पे हमने डाक खर्च सीमित रखा हुआ है। जितनी भी किताबें ऑर्डर करें, चाहे हमें अपनी तरफ से, आपने मान लीजिए 50 किताबें ऑर्डर करी और हमें देना पड़ रहा है 1000 रुपये या 2000 रुपये डाक खर्च, हम आपसे सिर्फ सीमित 100 रुपये लेते हैं उस पर फिलहाल। ये आज के हिसाब से, आगे पता नहीं, पर ये हमने कई साल से ऐसा कर रखा है। तो हमारी वेबसाइट NSPMART NSP मार्ट पर जरूर जाइए। धन्यवाद।